हमने अपने लास्ट लेक्चर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज हम अपना दूसरा मेथड रो मिनिमम मेथड पढ़ेंगे। इस मेथड में भी वही काम होगा कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं और फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन्स और सोर्सेज हम लोग ये प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड्स, और ये सप्लाई पूरी करेंगे ये तीनों सोर्सेज और ओरिजिन्स, और डिमांड्स होंगी हमारे डिफरेंट डेस्टिनेशंस की। इसके बाद रो मिनिमम मेथड में हम करते क्या हैं? रो मिनिमम मेथड में हम रो वाइज मिनिमम कॉस्ट को देखते हैं। रो वाइज मिनिमम कॉस्ट को देखते हैं। तो रो वाइज मिनिमम कॉस्ट के लिए हम सबसे पहली स्टेप हमारी आती है। सबसे पहले बोलेंगे कि आप पहली रो के अंदर इन रो 1 फर्स्ट रो आपको देखनी है सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट हम देख रहे हैं 1 है। 1 इज आवर मिनिमम कॉस्ट। अब ये जो 1 हमारी मिनिमम कॉस्ट है, तो सबसे पहली एलोकेशन अब हम यहीं पर करेंगे कि सबसे पहले हम सप्लाई यहीं पर करेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई यहां होगी। इसका मतलब हो गया D3 जो डिमांड होगी, D3 की जो डिमांड होगी वो सबसे पहले ओरिजिन 1 से सप्लाई होगी उसको। अब कितनी सप्लाई यहां हो सकती है? कितनी सप्लाई यहां हो सकती है? तो सप्लाई इसके लिए कितनी हो सकती है? 14 की। ओरिजिन 1 कितनी सप्लाई कर सकता है? 14 की, 14 यूनिट्स की। और D3 की डिमांड है 15 यूनिट्स की। 14 यूनिट्स सप्लाई की जा सकती है और टोटल उसको 15 की डिमांड है। तो क्या वैल्यू दे सकते हैं हम यहां पर? एलोकेट कर सकते हैं 14। हम 14 वैल्यू को एलोकेट कर देंगे। अब इससे क्या हुआ? जो सप्लाई थी वो कंप्लीट हो गई। जितना ओरिजिन 1 सप्लाई कर सकता था वो सब खत्म हो गई, मतलब उसकी सारी यूनिट्स खत्म हो गई, 0 हो गई। और जितनी D3 को डिमांड थी उतनी उसमें कितनी बची? अब 1 यूनिट अभी इसको और सप्लाई चाहिए D3 को। डिमांड कितनी है इसकी? 15 थी, 14 दे दी है आपको। 15 यूनिट की डिमांड थी, 14 यूनिट आपने सप्लाई कर दी। अब कितनी सप्लाई और करनी है उसको? 1 यूनिट की सप्लाई और करनी है। तो अभी यहां पर बचा है, लेकिन जो इसकी सप्लाई थी वो एग्जॉस्ट हो गई पूरी। हमने कंप्लीटली उसकी जो सप्लाई थी उसे खत्म कर दिया। अब इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब अब ओरिजिन 1 जो था हमारा वो और किसी डेस्टिनेशन को सप्लाई कर नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा? रो 1 कट ऑफ कर दी जाती है, क्रॉस आउट कर दी जाती है कि ये अब कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये रही पहली। अब एक रो हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड रो को देखेंगे कि सेकंड रो में सबसे बड़ा कि हम सेकंड रो में अब ये देखेंगे कि सबसे छोटा कॉस्ट अब कौन सी है। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट इन रो 2? तो अब हम देखेंगे 2 जो है वो मिनिमम कॉस्ट है। जब मिनिमम कॉस्ट है तो एलोकेशन हम यहीं देंगे। अब यहां पर हम कितनी अब एलोकेशन कर सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा एलोकेशन? मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन कितनी हो सकती है? अब यहां पर डिमांड कितने की है? 1 की। 1 डिमांड है और यहां सप्लाई कितने की हो सकती है? अभी अब ओरिजिन 2 करेगा सप्लाई, इसे कितनी कर सकता है? 16 की सप्लाई कर सकता है। 1 की डिमांड रह गई, 16 सप्लाई है ना, हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 ही सप्लाई यहां कर देंगे। 1 पीस डिमांड थी तो 1 ही सप्लाई कर दी। तो अब हमारी डिमांड 0 हो गई। अब इस D3 को कोई डिमांड नहीं बची, लेकिन यहां 1 गई है तो अब 15 बच गए। 15 यूनिट्स अभी O2 के पास हैं। तो इसीलिए अब क्या हुआ? इसको और डिमांड नहीं होगी। D3 पर डिमांड 0 हो गई, इसीलिए अब ये कॉलम कट ऑफ हो जाएगा। या तो सप्लाई 0 होगी या डिमांड 0 होगी। अगर सप्लाई 0 हो जाएगी, हमारी सप्लाई यहां 0 होगी, तो हम रो कट करते हैं। अगर
डिमांड 0 हो जाती है तो कॉलम कट हो जाता है। बेसिकली हमको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना होगा। अब जब अभी रो 2 बची हुई है हमारी, रो 2 कटी नहीं है, हमने कट ऑफ या क्रॉस नहीं की है अभी O2 जो रो थी हमारी सेकंड, तो हम दोबारा से अब रो 2 में दोबारा से देखेंगे अब कौन सा छोटा मेंबर बचा है। सबसे छोटी कॉस्ट अब कौन सी है, 2 तो अब है नहीं, 8 9 7 ये 3 कॉस्ट बची अब हमारी। इन तीनों में से सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, 7। तो हम 7 पर एलोकेशन करेंगे। अब 7 पर कितनी एलोकेशन हो सकती है, डिमांड 4 की है, 15 की सप्लाई है हमारे पास, डिमांड 4 की है और सप्लाई 15 है, तो हम किसको कर देंगे एलोकेट, 4 को, कि 4 पॉसिबल है कि हाँ 4 की डिमांड है तो डिमांड को फुलफिल कर दिया। यहां अब 11 पीसीस बचेंगे। अब यहां 0 हो गए, अगेन हमारा कॉलम खत्म हो गया, कॉलम में डिमांड खत्म हो गई तो हम कॉलम वैनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, अब अभी भी हमारी रो बची हुई है, उसमें 2 मेंबर हैं, तो दोबारा से देखेंगे रो में अब सबसे छोटा है मेंबर कौन है, 8। अब 8 बचा सबसे छोटा, अब 8 पर एलोकेशन होगी। 8 को यहाँ पर 6 मेंबर्स 6 यूनिट्स चाहिए, डिमांड है 8 के लिए 6 डिमांड है और 11 सप्लाई हो सकती है, तो हम 6 की एलोकेशन कर देंगे और यहां अगेन 0 हो जाएगा और यहां पर 5 बचेगा, 5 यूनिट अभी बचेंगी। अगेन हमारी डिमांड 0 हुई है तो हमारा कॉलम कट ऑफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारी रो अभी भी बची है सेकंड, इसका मतलब इसमें भी एलोकेशन आएगा 9 में, क्योंकि अब सबसे छोटा मेंबर इसका यही है, तो इसमें हम एलोकेशन 5 कर देंगे क्योंकि 5 पॉसिबल है, 0 और यहां पर 5। अब रो 0 हुई है इसीलिए रो कट ऑफ होगी। ठीक, नेक्स्ट, अब जब हमारे पास सिर्फ एक ही रो रह गई तब हम क्या करेंगे, तब देखेंगे अगेन कि कहां हम, देखिए ये कॉलम कट ऑफ हो चुका है, ये कॉलम क्रॉस हो चुका है, ये कॉलम क्रॉस, तो ये इस रो के ये 3 कॉलम तो क्रॉस हो चुके हैं, तो बचा यही सेल, तो इस सेल को हम एलोकेशन जो बची है, देखिए डिमांड और जो सप्लाई है दोनों हैं, इसीलिए इसमें एलोकेशन दे देते हैं, तो 5 एलोकेशन आ गई यहां पर ना। ये तो रहा कि कैसे हमने एलोकेशंस की। हमारी एलोकेशन 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हुई, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस 6 रहे। अब इनके पास क्या करेंगे हम, अब इन एलोकेशंस को हमारे को देखा कि 6 एलोकेशंस हैं, तो अब हमें चेक करनी है नॉन डिजनरेसी कंडीशंस। नॉन डिजनरेसी कंडीशन होती है नॉन डिजनरेसी होती है नंबर ऑफ एलोकेशंस, या कह दीजिए ऑक्युपाइड सेल्स, यहां ऑक्युपाइड सेल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1 होने चाहिए। m इज नंबर ऑफ रोज जो कि हम पर 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 माइनस 1 दैट विल इक्वल्स टू 6। तो जितने ऑक्युपाइड सेल्स कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए हमारे पास। क्या हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यस 6 एलोकेटेड सेल्स हमारे पास हैं, तो इसका मतलब कैसी है हमारी, नॉन डिजनरेटेड सॉल्यूशन है हमारा। तो नॉन डिजनरेटेड है तो हम क्या करेंगे, अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, समेशन xij into cij, this is for I equal to 1 to m,
दिस इज j इक्वल्स टू 1 to n। अब इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब सेल्स जो भी जो आपके एलोकेटेड सेल्स हैं उनकी कॉस्ट और एलोकेशंस का मल्टीप्लीकेशंस। तो 1 into 14 प्लस 8 into 6 प्लस 9 into 5 प्लस 2 into 1 प्लस 7 into 4 प्लस 3 into 5। चेक करिए 1 2 3 4 5 6 ही एलोकेशंस थे, तो 6 होने चाहिए ये हमारे इक्वल्स टू 14 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 2 प्लस 28 प्लस 15 एंड इट विल इक्वल्स टू 152 आंसर। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आई हमारी 152 हो गई। दिस इज रो मिनिमा मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रूल में हम क्या कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ले रहे थे, लेकिन रो मिनिमा में हम रो में जो मिनिमम कॉस्ट है उसको ऑप्ट करते हैं और फिर वहां पर हम एलोकेशन करते हैं। हाँ, एक डाउट अभी भी है कि अगर एक रो में मिनिमम वैल्यूज जो मिनिमम कॉस्ट है वो दो जगह हो, तो मान लीजिए हमने यहाँ 1 सिलेक्ट किया था, 1 यहां भी होता 1 यहां भी होता, तब आप क्या करते? तब हम आर्बिट्रेरी चॉइस लेते हैं, कोई भी टाई ब्रेकिंग आर्बिट्रेरी चॉइस लेते हैं। इस केस में जो भी 1 होता कोई सा भी एक 1 लेके उस पर एलोकेशन करते और क्वेश्चन में फर्दर आगे बढ़ते। तो ये था तरीका। और वही चीज ध्यान रखिए, कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले, IBFS का कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले टीपी को चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। और वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कैसे चेक करते हैं टीपी को कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। वो करते हैं सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल बराबर होना चाहिए, तो वो बैलेंस्ड है। अगर ये दोनों सम इक्वल नहीं होते हैं तो वो अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड को भी बैलेंस कैसे करते हैं, एक डमी सेल, एक डमी रो या फिर एक डमी कॉलम को हमें इंक्रीज करना पड़ता है और वो जो डिफरेंस होता है वो उसे अलॉट कर देते हैं। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन मेक अ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और जब हम ये काम कर देते हैं तब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं इन सॉल्यूशंस की तरफ, या वो NWC हो या फिर रो मिनिमा हो या कॉलम मिनिमा हो या मैट्रिक्स मिनिमा हो या फिर आपका वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन, कोई भी हो।